गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर, बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट फर्स्ट HSAB थ्योरी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ HSAB थ्योरी, ये चल रहा था। इसमें हमने 4 जो इसके अनुप्रयोग थे वो हमने देख लिए थे, यानी कि इसके हमारे पास में अनुप्रयोग है सिद्धांत के अभिक्रिया होने का पूर्व अनुमान लगाने में, यानी कि हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया होगी या कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी उसका हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। यदि बनने वाला उत्पाद कठोर कठोर या मृदु मृदु होता है तो वह अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है, यानी कि हम इस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा था अभिक्रिया की दिशा ज्ञात करने में कि हमारे पास में अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी या पश्च दिशा में होगी, उसका निर्धारण भी हम कठोर कठोर मृदु मृदु के सापेक्ष कर लेते हैं। यानी कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, उत्पाद बनने की स्थिति के अंदर यदि हमारे पास में जो स्पीशीज है वो मृदु मृदु हो या कठोर कठोर हो, उस स्थिति में वह अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी। और यदि हमारे पास में मृदु मृदु और कठोर कठोर अंतर क्रिया है वो विपरीत हो तो अभिक्रिया बैक साइड में रिवर्स में चली जाती है। इसके बाद में हाइड्रोजन हैलाइडों का स्थायित्व, तो हमारे पास में जो HX है उसका हैलाइड जो स्थायित्व है HCl, HBr, HI, HF, उनका हम स्टेबिलिटी देखते हैं। तो हमारे पास में देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हमारे पास में चारों फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसमें ये हमारे पास में कठोर के, ये हमारे पास में मध्यवर्ती है और ये हमारे पास में कैसा है मृदु। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर हमारे पास में मृदुता का मान क्या हो रहा है पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में स्थायित्व तो हमारे पास में जो HF वाला यौगिक है वो हमारे पास में क्या होगा, अधिक स्टेबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें हमारे पास में कैडमियम +2 Cu+2 का पृथक्करण कैसे होता है, यानी कैडमियम +2 और Cu+2 को हम किस प्रकार पृथक कर सकते हैं, दोनों को किस प्रकार अलग कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास में जो कैडमियम है, कैडमियम हमारे पास में कैसा है मृदु है और Cu+ हमारे पास में कैसा है कठोर, यानी हमारे पास में कठोर अम्ल है, ये मृदु अम्ल है। इनका हमें पृथक्करण करने के लिए सबसे पहले इन दोनों के आयनों को KCN के अंदर इनको अपन डिजोल्व करते हैं, KCN में घोलते हैं, तो फिर हमारे पास में एक संकुल यौगिक बनेगा। उन संकुल यौगिक को हम उनकी अभिक्रिया क्या करेंगे, उसमें H2S गैस प्रवाहित करेंगे। तो देखो कैडमियम +2 और Cu+2 का पृथक्करण कैसे करते हैं। इन आयनों का पृथक्करण करने के लिए इनकी अभिक्रिया KCN के साथ की जाती है। अब इनकी अभिक्रिया हम KCN के साथ में कर देंगे, KCN के साथ की जाती है तो क्या होगा हमारे पास में, देखो कैडमियम है Cu+2 फॉर KCN, कैडमियम +2 फॉर KCN, इन दोनों के मध्य अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ हमारे पास में 4K+ आयन दोनों में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 4K+, और यह बन जाएगा CuCN फॉर -2 और कैडमियम CN फॉर -2। ठीक है, इस संकुल यौगिक का हमारे पास में निर्माण हो जाएगा। अब इन दोनों संकुल यौगिकों में H2S गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, दोनों में क्या करेंगे, H2S गैस प्रवाहित करेंगे, दोनों में H2S गैस प्रवाहित करेंगे। तो प्रवाहित करने पर अब देखो यहाँ पे हमारे पास में H2S गैस है, यानी हमारे पास में SH-
जिसको हम थायोल कहते हैं, एसएच है। ये एसएच कैसा है? मृदु प्रकृति का है। और सीयू कैसा है हमारे पास में? कठोर प्रकृति का है। तो कठोर मृदु के मध्य अंतर क्रिया नहीं होगी। ठीक है, इस वाले कंपाउंड में हमारे पास में कैडमियम कैसा है? मृदु है। और ये भी कैसा है? मृदु है। तो यहाँ पे कैडमियम सल्फाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। इस प्रकार हम यहाँ पे कैडमियम +2 और Cu+2 आयनों को हम यहाँ पे पृथक कर सकते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया से निष्कर्ष निकलता है, ये और नीचे वाली अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया से निष्कर्ष निकलता है कि H2S गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड SH कैसा है? मृदु क्षार है, जो मृदु कैडमियम +2 के साथ में अंतर क्रिया करके और स्थायी कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है, दोबारा समझें। कैडमियम +2 Cu+2 आयनों का पृथक्करण करने के लिए सबसे पहले इन आयनों की अभिक्रिया क्या करेंगे? KCN से कर देंगे। ठीक है, इन दोनों आयनों की अभिक्रिया किससे कर देंगे? KCN से कर देंगे। KCN से करने पर हमारे पास में 4K+ आयन दोनों में बाहर निकल जाएंगे और CN और Cu मिलके यहाँ पे एक संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, टेट्रासाइनो क्यूप्रेट सेकेंड आयन और टेट्रासाइनो कैडमिएट सेकेंड आयन। ठीक है, दोनों में 8 लग जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अभिक्रिया H2S से करेंगे। H2S से करने पर यहाँ पे SH कैसा है? मृदु है। कैसा है? यहाँ पे मृदु है। ये इसके साथ में अभिक्रिया नहीं करेगा और ये आपके पास में इसके साथ में अभिक्रिया करने पर कैडमियम सल्फाइड का अवक्षेप बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि कैडमियम कैसा है? मृदु है और जो SH है वो भी कैसा है? मृदु है। मृदु के मध्य अंतर क्रिया होती है तो फिर हमारे पास में जो बनने वाला कंपाउंड है वो कैसा होगा? स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम नेक्स्ट अनुप्रयोग का। नेक्स्ट अनुप्रयोग हमारे पास में है उभय दंतुक लिगेंड द्वारा उप सहसंयोजक यौगिकों में बंधन। छठा है उप सहसंयोजक उभय दंतुक लिगेंड में उप सहसंयोजक यौगिकों में बंधन किस प्रकार हमारे पास में उभय दंतुक लिगेंड है, वो किस प्रकार उप सहसंयोजक यौगिकों के अंदर किस प्रकार बॉन्डिंग करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझे। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है कोबाल्ट NCS4-2 और दूसरा एग्जाम्पल है पैलेडियम SCN4-2। यहाँ पे दो संकुल हैं, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन के साथ में नाइट्रोजन जुड़ रहा है और यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन के साथ में क्या जुड़ रहा है? सल्फर जुड़ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे हमारे पास में जो कोबाल्ट सेकंड है, यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो कौन सी अवस्था में है? कोबाल्ट CO+2 और CO+2। कोबाल्ट एक प्रकार का कठोर अम्ल है। कैसा है हमारे पास में? कठोर अम्ल है। ठीक है, ये हमारे पास में कैसा है? कठोर अम्ल। इसके साथ में क्या जुड़ रहा है? नाइट्रोजन। वो हमारे पास में क्या है? कठोर क्षार। और इस वाले हमारे पास में जो ये वाला है पैलेडियम +2 और यहाँ पे हमारे पास सल्फर है। यहाँ पे ये दोनों कैसे होंगे? दोनों हमारे पास में कैसे हैं? मृदु हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में उभय दंतुक लिगेंड हमने दो लिए हैं, NCS और SCN, थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो। अब इनकी अभिक्रिया हमने किससे की? हमारे पास में ये वाला संकुल यौगिक है, इसमें हमारे पास में कोबाल्ट है। कोबाल्ट सेकंड कैसा होता है? कठोर अम्ल। कैसा होता है? कठोर अम्ल। और हमारे पास में नाइट्रोजन कैसा है? कठोर क्षार है। कठोर के मध्य जो भी अंतर क्रिया होगी
वो कैसी होगी, स्थायी होगी। ठीक है, नीचे वाले में हमारे पास में जो पैलेडियम कैसा है, हमारे पास में मृदु है। पैलेडियम हमारे पास में क्या है, मृदु है। और यहाँ पे जुड़ने वाला सल्फर हमारे पास में कैसा है, मृदु है। मृदु के मध्य होने वाली जो अंतर क्रिया होती है वो भी क्या है, स्थायी होती है। इस प्रकार हम उभयदंतुक लिगेंडों में उपसहसंयोजकों में बंधन को हम समझा सकते हैं कि हमारे पास में कब हमारे पास में किसके साथ में बॉन्डिंग होगी। अगर हम इसमें ऐसी बॉन्डिंग करवा देते COSCN फॉर -2 और पैलेडियम NCS फॉर -2, तो ये संकुल क्या स्थायी होता। ठीक है, इस संकुल में भी हमारे पास में वही है कि हमारे पास में जो कोबाल्ट सेकंड है ये कैसा है, कठोर, प्लस सल्फर हमारे पास में कैसा है, मृदु। कठोर मृदु के मध्य अंतर क्रिया नहीं होगी। ठीक है, स्थायी अंतर क्रिया नहीं होगी, तो ये संकुल हमारे पास में स्टेबल नहीं है। नीचे वाले में वही हमारे पास में पैलेडियम कैसा है, मृदु है। और हमारे पास में नाइट्रोजन कैसा है, कठोर है। कठोर मृदु के मध्य अंतर क्रिया स्टेबल नहीं होगी। इस प्रकार हम उभयदंतुक लिगेंड में उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन को समझा सकते हैं कि कब बॉन्डिंग होगी, कब बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, यानी बॉन्डिंग होने के लिए हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन और जो हमारे पास में दाता परमाणु है, उन दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए। या तो दोनों कठोर कठोर हों या दोनों मृदु मृदु हों। अगर एक कठोर है और एक मृदु है तो उनके मध्य अंतर क्रिया नहीं होगी। ठीक है, और अंतर क्रिया नहीं होगी तो वहाँ पे तो हमारे पास में कंपाउंड होगा। अगर बात करें इन दोनों में कौन सा स्थायी है, तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास में क्या है, अधिक स्थायी है। कठोर कठोर मृदु मृदु ये दोनों पास में क्या स्टेबल है, और ये दोनों पास में क्या है, कम स्टेबल है। ठीक है, इस प्रकार हम उभयदंतुक लिगेंडों के द्वारा हमारे पास में संकुल यौगिक हैं उनमें बॉन्डिंग को हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग। सातवां है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। संकुल यौगिकों के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अर्थात संकुल यौगिकों में सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के मध्य होने वाली जो अंतर क्रिया है वो डिपेंड करती है हमारे पास में कठोरता व मृदुता पर निर्भर करती है। जैसे हमारे पास में देखो, वही हमारे पास में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल नाभिक से नहीं, इलेक्ट्रॉन से नहीं, इन दोनों के मध्य अभिक्रिया होती है और वो इस अभिक्रिया तब ही स्थायी होगी जब दोनों कठोर कठोर हों या दोनों मृदु मृदु हों। उस सापेक्ष हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं एवं नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल के मध्य होने वाली अभिक्रिया की तीव्रता कठोर कठोर या मृदु मृदु अंतःक्रिया पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, चाहे संकुल यौगिक में लिगेंड और मेटल के मध्य अभिक्रिया है, उसमें एक हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल, एक हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल, उन दोनों की अभिक्रिया की तीव्रता का अध्ययन तभी कर सकते हैं जब भाग लेने वाले न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों कैसे हों, कठोर कठोर हों या मृदु मृदु हों। उस स्थिति में वहाँ पर हमारे पास में अभिक्रिया की जो तीव्रता है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, लास्ट हमारे पास में आठवां होता है कठोरता एवं मृदुता का अनुमान। कठोरता एवं
मृदुता का अनुमान। किस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पास में कठोरता और मृदुता का? किसी अम्ल या क्षार की कठोरता या मृदुता का निर्धारण करने के लिए निम्न साम्य अभिक्रिया लेते हैं, जिसमें B एक क्षार होता है। यदि अभिक्रिया का साम्य अग्र दिशा में बढ़ता है तो B मृदु अम्ल के साथ में अंतर क्रिया करता है, अतः B एक मृदु क्षार होगा। जबकि अभिक्रिया का साम्य पश्च दिशा में अग्रसर होता है तो यह B कठोर अम्ल के साथ अंतर क्रिया करता है। जैसे हमारे पास में BH और इसके भी क्रिया हम कर देते हैं CH3Hg पॉजिटिव, CH3Hg पॉजिटिव। ये हमारे पास में क्या है? मृदु क्षार है। और जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास में कठोर अम्ल है, कठोर अम्ल है। CH3Hg वो हमारे पास में है मृदु अम्ल है, मृदु अम्ल है। अब इन दोनों के मध्य अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ हमारे पास में क्या है? मृदु अम्ल, और हमारे पास में क्या है? मृदु क्षार है। ठीक है, मृदु के मध्य होने वाली अभिक्रिया, यहाँ हमारे पास में क्या होगा? H प्लस CH3Hg और Hg+ और B-। ये हमारे पास में कैसा है? मृदु, और ये भी कैसा है? मृदु के मध्य होने वाली जो अंतर क्रिया है वो क्या होती है? स्थायी होती है। ठीक है, किसी अम्ल की कठोरता या मृदुता का निर्धारण करने के लिए हम एक रासायनिक अभिक्रिया हमने ली है। ठीक है, इसमें हमारे पास में BH यानी कि हमारे पास में जो बोरोन है ये कैसा है? मृदु क्षार है। H हमारे पास में क्या है? कठोर अम्ल है। ठीक है, इस हमारे पास में जो कंपाउंड है ये यौगिक है, इस यौगिक की स्टेबिलिटी आपके पास में क्या है? कम है, क्योंकि हमारे पास में मृदु कठोर की मध्य क्या हो रही है? अंतर क्रिया हो रही है। अब इसकी अभिक्रिया हमारे पास में अग्र दिशा में होगी या पश्च दिशा में होगी, उसका भी हम निर्धारण इसमें कर सकते हैं। ये हमारे पास में मृदु अम्ल है। अब देखो हमारे पास में ये हमारे पास में मृदु और हमारे पास में ये कैसा है? कठोर है। अब ये मेरी अभिक्रिया हमारे पास में बैक साइड में होगी या फॉरवर्ड साइड में होगी। अब देखो मृदु के मध्य अंतर क्रिया क्या होती है? अधिक स्थायी होती है। अगर हम इस अभिक्रिया की रिवर्स बात करें, रिवर्स में मृदु और ये कठोर है, इससे हम ये वाला प्रोडक्ट बढ़ाएं तो वो हमारे पास में क्या होगा? कम स्टेबल होगा। यानी कि हमारे पास अभिक्रिया यहाँ पे क्या होगी? ये अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी। ठीक है, अगर हमारे पास में देखो ये हमने B लिया है, अगर हमारे पास में मृदु क्षार है, इसको हमने माना मृदु क्षार है, तो हमारे पास में मृदु अम्ल से क्रिया कर लेगा। अगर इसको हम कठोर मानेंगे, अगर हमारे पास में ये कैसा हो? कठोर हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या है? कठोर हो, तो कठोर के मध्य अंतर क्रिया होगी, तो अभिक्रिया हमारे पास में कैसी होगी? बैक साइड में हो जाएगी। कहने का मतलब हमारे पास में BH है, इस BH पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास में BH जुड़ रहा है। ये भी हमारे पास में कठोर भी हो सकता है, मृदु भी हो सकता है। अगर पहले हम इसको मृदु मानते हैं तो मृदु के मध्य क्या हो जाएगी? अंतर क्रिया हो जाएगी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम इसको क्या मान लें? कठोर मान लें, ये हमारे पास में क्या है? कठोर क्षार, मृदु अम्ल, इन दोनों के मध्य अभिक्रिया होगी, तो हमारे पास में जो यौगिक होगा कैसा होगा? स्टेबल होगा। फिर हमारे पास में अभिक्रिया कैसी होगी? बैक साइड में होगी, यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसको हमने क्या माना है यहाँ पे? कठोर, तो कठोर के मध्य अंतर क्रिया होके और ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। इस प्रकार हम कठोरता एवं मृदुता का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, भाई कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में जो HSAB सिद्धांत के जो अनुप्रयोग है, उन अनुप्रयोगों को हम एक 8 अनुप्रयोग हैं, इसके माध्यम से इनको हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास में इसका जो अनुप्रयोग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है कि हम किस प्रकार कौन से इसके अनुप्रयोग हैं और उनकी हमें व्याख्या करनी है। इनको दोबारा एक बार रिपीट करें कि हमारे पास में HSAB सिद्धांत के कौन से अनुप्रयोग है। पहला हमारे पास में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का पूर्व अनुमान लगाने में कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, उसका हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अग्र व पश्च दिशा का निर्धारण करने में, यानी अभिक्रिया हमारे पास में अग्र दिशा में होगी या पश्च दिशा में होगी। तीसरा, हमारे पास में है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है
उसकी कठोरता एवं मृदुता का अनुमान लगाने में। चौथा हमारे पास में हाइड्रोजन हैलाइड है, उनके स्थायित्व की व्याख्या करने में। पांचवा हमारे पास में है उत्प्रेरकों की जो विषाक्तता है उसका बारे में हमें पता लगाने में। नेक्स्ट हमारे पास में है Cu+2 और Kd+2 आयनों है, उनका पृथक्करण करने में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट था उभयतंतुक लिगेंडों में किस प्रकार हमारे पास में उपसहयोग जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है, वो किस प्रकार होती है उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास में है सातवां है रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने में कि अभिक्रिया का वेग कैसा होगा, अभिक्रिया तीव्र वेग से होगी या कम वेग से होगी, उसका निर्धारण भी यहाँ से इसके द्वारा कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास में कठोरता और मृदुता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है कि हमारे पास में जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम किस प्रकार समझा सकते हैं, यानी कि कठोरता व मृदुता के सैद्धांतिक सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है कठोरता एवं मृदुता के सैद्धांतिक सिद्धांत। कठोरता एवं मृदुता के सैद्धांतिक सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है कठोरता एवं मृदुता के सैद्धांतिक सिद्धांत। और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 सिद्धांत के माध्यम से हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला हमारे पास में सिद्धांत है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। दूसरा हमारे पास में सिद्धांत है पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग थ्योरी। पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग थ्योरी। और तीसरा है पिटजर का सिद्धांत। पिटजर का सिद्धांत या पिटजर थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। दूसरा हमारे पास में है पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग थ्योरी और तीसरा है पिटजर का सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर हम हमारे पास में जो भी कठोरता है मृदुता है उसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। पहला हमारे पास में है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को हम डिटेल से देखें। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, इसका उपनाम भी है। इसको हम आयनिक व सहसंयोजक सिद्धांत भी कहते हैं। इसका उपनाम है, उपनाम आयनिक एवं सहसंयोजक सिद्धांत एवं सहसंयोजक सिद्धांत। यानी कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के 2 उपनाम हैं, यानी कि हम कह सकते हैं आयनिक व सहसंयोजक सिद्धांत भी कह सकते हैं। अब क्या होते हैं देखो, इनको देखें हम डिटेल से। वे तत्व जिनकी विद्युत ऋणता, वे तत्व जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, यानी कि वे तत्व जिनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमारे पास में मैक्सिमम होती है, उनका आकार छोटा होता है, उनका आकार छोटा होता है, उनका आकार छोटा होता है तथा उनमें आयनिक आकर्षण बल अधिकतम होता है। आयनिक आकर्षण बल अधिकतम होता है, ठीक है। जिससे इनकी कठोरता के गुण अधिकतम पाए जाते हैं, जिससे इनमें
कठोरता के गुण अधिकतम पाए जाते हैं, अधिकतम पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में वे तत्व जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, अधिकतम होती है, उनका आकार छोटा होता है। छोटा आकार होगा तो उनमें जो आयनिक आकर्षण बल है वो भी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो उनमें कठोरता का गुण है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अतः वे कठोर अम्ल या कठोर क्षार की भांति कार्य करते हैं। अतः वे कठोर अम्ल या कठोर क्षार की भांति, कठोर अम्ल या कठोर क्षार की भांति व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। यानी वे तत्व जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिकतम होती है, जिनका आकार छोटा होता है, जिनमें आयनिक आकर्षण बल क्या होता है, अधिकतम होता है, जिससे इनमें कठोरता का गुण क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जिनमें कठोरता का गुण क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वह तो वे कठोर अम्ल की भांति कार्य करेंगे या कठोर क्षार की भांति करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है वो कैसे होते हैं, आयनिक प्रकृति के हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास में जो सहसंयोजक वाला है उनमें देखते हैं, वे तत्व जिनकी विद्युत ऋणता कम होती है, उनका आकार बड़ा होता है, उनका आकार बड़ा होता है तथा उनमें दुर्वणता का गुण अधिकतम पाया जाता है, अधिकतम पाया जाता है। दुर्वणता का गुण अधिकतम पाया जाता है, जिसके कारण अर्थात ये आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं, जिससे इनमें सहसंयोजन गुण पाए जाते हैं, सहसंयोजन गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अतः वे मृदु अम्ल या मृदु क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। अतः ये मृदु अम्ल या मृदु क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का उपनाम होता है आयनिक या सहसंयोजक सिद्धांत। इनको आयनिक क्यों कहते हैं, देखो आयनिक कब होंगे और जो सहसंयोजक हैं वो कब होंगे। वे तत्व जिनकी विद्युत ऋणता अधिकतम होती है, वे तत्व जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, उनका आकार छोटा होता है और आकार छोटा होने के कारण उनमें आयनिक आकर्षण बल क्या होता है, अधिकतम होता है। आयनिक आकर्षण अधिक होगा तो इनमें कठोरता क्या होगी, अधिकतम होगी, और कठोरता अधिक होगी तो वे कठोर अम्ल या कठोर क्षार की भांति व्यवहार करेंगे। वे तत्व जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, कम होती है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी उनका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। आकार बड़ा होगा तो उनमें ध्रुवणता क्या होगी, अधिकतम होगी। ध्रुवण क्षमता और ध्रुवणता यानी उनकी जो ध्रुवणता है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ध्रुवणता का गुण कम होने के कारण वे आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। आसानी से ध्रुवित होंगे तो वहाँ पे उनमें कौन से गुण होंगे, सहसंयोजन गुण पाए जाते हैं। ये मृदु अम्ल या मृदु क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है इसके जो भी आगे हमारे पास में इसके टर्म्स हैं, अनुप्रयोग हैं, ठीक है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।